फॉर आर डेट इंस्ट्रूमेंट, अगर आप कहें तो मैं साथ साथ वो समरीज भी ओपन कर लूँगा। वैसे मेरा दिल तो यह है बगैर समरीज देखे भी हम ट्राई करें, क्या ख्याल है? लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं समरीज ओपन कर लूँगा, वो जिसके ऊपर टेबल्स बने हुए थे। इंशाल्लाह वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन ये यहाँ कहीं पे जो फिर रही है, ठीक है ना। चलो, फॉर अ डेट इन्वेस्टमेंट, फॉर अ डेट इन्वेस्टमेंट टू बी हेल्ड अंडर अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। डेट अमोर्टाइज कॉस्ट पे हो सकता है, डेट में इन्वेस्टमेंट हो सकती है, बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स अमोर्टाइज कॉस्ट पर ही तो सबसे पहले सीखा था। इट मस्ट पास्ट 2 टेस्ट, कौन कौन से थे? कैश फ्लो करेक्टरिस्टिक टेस्ट और बिजनेस मॉडल टेस्ट। वन ऑफ दीज इज कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो करेक्टरिस्टिक। अच्छा, उसने एक तो बता दिया, एक तो ये है। व्हाट इज द अदर टेस्ट? द परचेज एग्रीमेंट, द अमोर्टाइज कॉस्ट, द बिजनेस मॉडल टेस्ट। अब ऐसे एमसीक्यूज हैं, आपने खूब तैयारी कर ली अल्हम्दुलिल्लाह IFRS 9 की। व्हाट इज द डिफॉल्ट, डिफॉल्ट और इलेक्टिव बताया था। व्हाट इज द डिफॉल्ट क्लासिफिकेशन फॉर एन इक्विटी इन्वेस्टमेंट? इक्विटी इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, डिफॉल्ट क्या था? FET-OCI? ना 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 ना, FETPL था। FET-OCI तो इररिवोकेबल इलेक्शन था। FET, ये देखो, ये डिफॉल्ट FETPL लिखा भी था हमने, इधर जैसे लिखा भी था, याद आ गया कुछ? तो फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस। तीसरा, डायमंड परचेज्ड 1000 शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑन 1 सितंबर 14, मेकिंग द इलेक्शन, अब इन्होंने इलेक्ट कर लिया है, पता नहीं क्या इलेक्ट किया, टू यूज अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव कौन सा है शेयर्स में? डिफॉल्ट FETPL है तो अल्टरनेटिव FET-OCI है, ठीक है। तो ये वाली बातें बहरहाल क्लास के अंदर हमने की हुई थी, ये इसी दिन के लिए की थी, मैंने कहा था MCQs में काम आता है। अब वहाँ पे ना पड़ा होता तो आज कैसे पता लगता कि डिफॉल्ट क्या और अल्टरनेटिव क्या है। तो शेयर्स के अंदर अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट कौन सा है? FET। अब आगे आगे उसने ये बात कही कि इसका मतलब क्या है, FET-OCI होता है, वो यहाँ पर हमें याद है कि इलेक्टिव या अल्टरनेटिव कौन सा है? FET-OCI, ठीक है जी, समझ आ गया? FET-OCI है। तो अब इसमें कहता है शेयर्स की कॉस्ट थी 35 ईच और ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो 5000 है। अब अगर FET-OCI होता तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या करते थे? परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ठीक है। ऑन 31 दिसंबर शेयर्स वर ट्रेडिंग एट 45। व्हाट इज द गेन? लो जी, आप इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स का लेजर बनाया करते थे, उसमें आप कैश, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट करते थे। क्या करेंगे जी? कितने शेयर्स हैं? 10,000 शेयर्स। हर एक शेयर जिस दिन खरीदा कितनी कॉस्ट किया इसने, और इसमें प्लस क्या करेंगे? टोटल 355 की ये इन्वेस्टमेंट की आपने, ठीक है जी। थाउजेंड्स के अंदर, पीछे नीचे 1000 के अंदर है, चलो अगर पॉइंट्स में ना आया तो फिर काम चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ईयर एंड के ऊपर ये ट्रेड कर रहे हैं कितने पर? तो 10,000 शेयर्स थे और हर शेयर, अब यहाँ पे नहीं आपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट की कोई बात करनी, यहाँ पर तो बस जस्ट फेयर वैल्यू पे आना है। कितना आता है? 450। कितना गेन है? 95 का गेन आ गया। अब ये गेन कहाँ जाएगा? PNL में। ओके ओके ओके। व्हाट इज द गेन टू बी रिकॉर्डेड? अब गेन टू बी रिकॉर्डेड उसने बोला है, तो इसलिए शुक्र है जान छूट गई, PNL नहीं बोल दिया उसने। ये कहाँ जाना है? FET-OCI में। बस ये असल में था ना कि प्लस 5000 करते हैं बच्चे या नहीं करते। ज़बानी कलामी कहीं ये तो नहीं करते कि 35,000, 3,50,000 को 4,50,000 से करके लाख का गेन तो नहीं रिकॉर्ड कर लेते। तो लाख वाला गेन नहीं करना था, PNL ना सही, गेन तो है ना, तो फेयर वैल्यू रिजर्व कह लें, लेकिन ये इसको हम कहते थे गेन है। कहाँ जाता था ये? OCI में, ठीक है। बैलेंसिंग निकाला है हमने, है वो ऑप्शन है C। नेक्स्ट जी, 4, कॉपर लिमिटेड हैज परचेज्ड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है, बोलो। फौरन दिमाग के अंदर आ जाए, दो मॉडल्स होते हैं, FETPL, FET-OCI। ऑन 1 अगस्त एट अ कॉस्ट ऑफ 65 ईच, कॉपर लिमिटेड इंटेंड्स टू सेल दीज शेयर्स इन शॉर्ट टर्म FETPL एंड होल्डिंग देम फॉर ट्रेडिंग पर्पस। तो अब ट्रांजैक्शन कॉस्ट को क्या करना है? अब ट्रांजैक्शन कॉस्ट को क्या करना है? एक्सपेंस आउट करना है। वेरी गुड। अब ये तो एक्सपेंस आउट हो जानी है। अब उसने पूछा क्या है? At year end, these shares are now worth 77.5 each. What is the gain on this investment during the year and where in financial statements it will be recorded? भाई साहब, मेरे ख्याल में चूंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट वैसे ही एक्सपेंस आउट हो जानी है, तो आम तो डायरेक्ट लेजर बनाए बगैर भी इसमें काम चला सकते हैं, हम डायरेक्ट ही चलते हैं। क्या ख्याल है?
डायरेक्ट चलें, ज़रा कैलकुलेटर पे करो, कैलकुलेटर पे शेयर ख़रीदा था 65 का, हो गया है 77.5 का, तो पर शेयर निकल आया, कितना गेन आ रहा है? नहीं, पर शेयर कितना आया? मैंने कहा कि 65 से ये ग्रो करके 77 पे आ गया ना पर शेयर। 12.5 इंटू कितने शेयर्स हैं? 15,000, टोटल कितना आता है? अच्छा 187,500 है। ये ए या बी? क्योंकि FVTPL है, FVTPL के अंदर गेन कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस में। नंबर 5, फॉर विच कैटेगरी। अच्छा देखें ना, आप जहाँ पर काम, यहाँ पे भी अगर डायरेक्ट करना चाहें MCQs हैं, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन चलो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल था। मैंने कहा FVT OCI है, चलो ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऐड होती थी तो चलो लिख लेते हैं। यहाँ पे तो यार FVTPL था, एक्सपेंस आउट होना है, तो फर्क सिर्फ आना ही किस चीज़ का? ट्रांजेक्शन कॉस्ट में एक्सपेंस आउट होना है, तो फर्क सिर्फ किसका आना है? शेयर की फेयर वैल्यू का। तो सिर्फ उस शेयर वैल्यू को पर शेयर के अंदर हमने जो है वो चेक किया और टोटल शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया जी। फॉर विच कैटेगरी ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। कितनी देर होगी क्लास स्टार्ट हुए? ओ माय गॉड, 8 मिनट हो गए, काफ़ी सारे होमवर्क में देने हैं, टेंशन ना लें जी। फॉर विच कैटेगरी ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। अब तो सभी आ गए, फाइनेंशियल एसेट भी आ गए, फाइनेंशियल लाइबिलिटी भी आ गई और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट भी। आर ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सक्लूडेड फ्रॉम इनिशियल वैल्यू एंड इंस्टेड एक्सपेंस्ड। कहता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की कौन से वाली कैटेगरी में ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एक्सपेंस आउट करते थे? FVTPL किसका? सबका, चाहे वो शेयर्स वाला होता था, खरीदे इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स की, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स की, या डिवेंचर्स इशू किए हुए हैं। अगर FVTPL मॉडल है तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या होनी है? तो फाइनेंशियल लायबिलिटीज एट अमोर्टाइज कॉस्ट। नहीं, इसमें तो क्या करते होते थे? कैपिटलाइज। फाइनेंशियल लायबिलिटी है, सॉरी, इशू कॉस्ट लेस ट्रांजेक्शन, मतलब उसी में से नेट करते थे। फाइनेंशियल एसेट्स एट FVTPL, हाँ सारे फाइनेंशियल एसेट्स में ये होता था, लेकिन फाइनेंशियल लायबिलिटी में भी तो होता था। फाइनेंशियल एसेट्स एट FVT OCI, नहीं इसमें नहीं होता था, इसमें तो हम कैपिटलाइज करते थे। फाइनेंशियल एसेट्स, नहीं इसमें भी नहीं करते थे। तो फिर मेरे ख्याल में तो सिर्फ B ही बचता है। आप ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में तो लायबिलिटीज़ भी FVTPL वाली हों तो उनमें, लेकिन उसने जो ऑप्शन दिए उनके अंदर से तो यही बन रहा है ना। ये बात समझ आई है? फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ अगर अमोर्टाइज कॉस्ट पे हैं तो उनको हम रखते थे इश्यू प्राइस माइनस ट्रांजेक्शन कॉस्ट, एक्सपेंस आउट नहीं होती। FVT OCI है तो परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। फाइनेंशियल एसेट एट अमोर्टाइज कॉस्ट है तो परचेज प्राइस प्लस, तो यहाँ पर तो एक्सपेंस आउट नहीं होता था। उसने क्या कहा हुआ है, कब ये P&L में जाएगी? तो हम फाइनेंशियल एसेट जब FVTPL में रखते हैं तो उसमें ये P&L के अंदर जाता है, ठीक है। इफ अ कंपनी हैड इनकर्ड ट्रांजैक्शन कॉस्ट इन इशूइंग डिबेंचर्स, फाइनेंशियल लायबिलिटी होती है ना। दीज हाउ दीज शुड हैव बीन अकाउंटेड फॉर। अच्छा, अब यहाँ पर क्योंकि डेट का डिफ़ॉल्ट है अमोर्टाइज कॉस्ट, इसलिए अगर वो कहीं नहीं कह रहा तो डिफ़ॉल्ट कैटेगरी अमोर्टाइज कॉस्ट के हिसाब से ही जवाब देंगे, ठीक है ना। एडेड टू प्रोसीड ऑफ डिवेंचर, नहीं। डिडक्टेड फ्रॉम, पर ये सही है। डिडक्टेड फ्रॉम अमोर्टाइज ओवर, नहीं। चार्ज टू, नहीं। ठीक है जी, तो B वॉज द करेक्ट ऑप्शन। सोडियम लिमिटेड परचेज अ डेट इंस्ट्रूमेंट विच विल मैच्योर इन 5 years टाइम। अच्छा, SL इंटेंड्स टू, हाँ डेट इंस्ट्रूमेंट परचेज किए हैं ना, तो इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स है, ठीक है, जो कि मैच्योर होगी 5 years टाइम में। SL इंटेंड्स टू होल्ड द डेट इंस्ट्रूमेंट टू मैच्योरिटी, तो कौन सा डिफॉल्ट? अमोर्टाइज। लेकिन आप इलेक्टिव मॉडल FVTPL लगा सकते हैं, लेकिन वो इलेक्शन इररिवोकेबल होगा। पता नहीं, वैसे बात कर दी, रिवीजन कर दी। अब देखें वो कहता क्या है। How should this debt instrument be measured in financial statements? As a financial liability, ठीक है। At fair value through OCI, at fair value through profit and loss? नहीं बेटा, अगर उसने परचेज डेट इंस्ट्रूमेंट किया है तो उसकी इलेक्टिव मॉडल की तरफ आप खुद से नहीं जा सकते। उसका डिफॉल्ट मॉडल क्या है? अमोर्टाइज कॉस्ट। तो मेरे ख्याल में तो ये सही नहीं है। क्या ख्याल है सही? फाइनेंशियल लायबिलिटी, हाँ परचेज डिबेंचर फाइनेंशियल लायबिलिटी, नहीं। एज अ फाइनेंशियल एसेट थ्रू, नहीं। अच्छा सॉरी, पहला तो वैसे ही गलत हो गया था ना। फाइनेंशियल लायबिलिटी एट FVTPL है तो फाइनेंशियल एसेट है। फाइनेंशियल लायबिलिटी ये तो है ही नहीं। फाइनेंशियल एसेट तो है, लेकिन FVTPL में तब जाते अगर वो लिख रहा होता कि इन्होंने इररिवोकेबल इलेक्शन किया है,
ट्रेडिंग के लिए तो है नहीं, ये फाइनेंशियल एसेट ट्रेडिंग के लिए है। वो कह रहा है हम इसको मैच्योरिटी हेल्ड टिल मैच्योरिटी करेंगे। तो डिफॉल्ट कैटेगरी क्या होती थी? अमोर्टाइज कॉस्ट। डिफॉल्ट कैटेगरी क्या थी? लेकिन हमने उनसे कहा था अगर पसंद करो तो इनिशियल रिकग्निशन के ऊपर इसको एफईटीपीएल में लेकर जा सकते हो। क्या ऐसी को बात लिखी हुई है? तो डिफॉल्ट की तरफ जाओ ना, एज अ फाइनेंशियल एसेट एट, ये सही है। ठीक है जी। नेक्स्ट है, इसको होमवर्क में करना है, लेकिन करना क्या है जरा देख लो। होमवर्क लिखते हो ना, साथ साथ होमवर्क लिखने हैं। अब A 5% debenture was issued on 1st April at a total face value of 20. Direct cost of issue वर इतने, ट्रांजेक्शन कॉस्ट आ गई। डिबेंचर विल बी रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 13, 2-3 साल बाद, एट अ सब्सटैंशियल प्रीमियम। अच्छा, द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, वट अमाउंट विल द डिबेंचर अपीयर इन ऑन 31 मार्च 2012। अब ये करना क्या होगा आपने, डेट ये बनाएंगे आप घर पे, ठीक है। इफेक्टिव रेट, वर्किंग छोटी सी कर लेना, ये ऐसी वर्किंग करनी है, पर्चे में भी ऐसे ही करना, क्योंकि वर्किंग के तो मार्क्स हैं कोई नहीं, अपने लिए करना है, समझने के लिए छोटा छोटा कर लो साइड पे। ऑप्शन है एमसीक्यू के अंदर, उसी का आंसर होता है, ठीक है। कूपन रेट और बैलेंस। अब डिबेंचर इशू किए हैं और वो डिबेंचर रिडीम होने 31 मार्च पे, ठीक है, और उसके बाद उसने ऐसी कोई बात नहीं की कि इस डिबेंचर्स को उसने ट्रेडिंग के लिए रखा हुआ है, तो फिर मैच्योरिटी तक ही रखा होगा ना। तो अमोर्टाइज कॉस्ट वाले के अंदर हम क्या करते थे, हम कहते थे इशूड फाइनेंशियल लायबिलिटी है तो फेस वैल्यू, और चुप है कि किस पे इशू किया, तो फेस वैल्यू इशू प्राइस ही होगी लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो इशू प्राइस कितनी है जी, 20। ये इशूड एट द फेस, हाँ ये लिखा भी हुआ है बल्कि, वॉज इशूड ऑन फर्स्ट एट टोटल फेस वैल्यू, फेस वैल्यू पर ही इशू किए थे। ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी है? अच्छा, ये 20 मिलियन है, तो फिर ये 0.5 मिलियन है, ठीक है। तो 19.5 मैंने करवा ही दिया वैसे, लेकिन ऐसा मसला क्या है, इसको आगे लेके जाना पड़ेगा। ये कब है? 1 अप्रैल 10 पे, और उसने क्या कहा है कि कब बता दो, 31 मार्च 2012 पे। तो ये थोड़ा सा आपको आगे लेकर चलना पड़ेगा, जो आपका एंड पे आंसर आएगा बैलेंस शीट के अंदर उस पर नज़र आना होता है, वो आप दिखा देंगे, ठीक है जी, हो जाएगा। उसके बाद नंबर 9 है, हाउ डज IFRS 9। अच्छा, ये वैसे ये भी सारी होमवर्क के अंदर चलने हैं, 8वां 9वां 10वां होमवर्क में है, लेकिन मैं ज़रा पढ़ता हूँ, इससे आगे भी 3-4 होमवर्क में है। हाउ डज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स टू बी मयर्ड एंड अकाउंटेड फॉर इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्शन। अगर इलेक्ट नहीं किया तो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी को कहाँ लेके जाना है, अगर इलेक्ट नहीं किया तो एफईटी। ऐसे आसान है, तो ये ज़रा ट्राई कीजिएगा ना, ठीक है। 9, 10, 8, 9, 10 ये तीनों होमवर्क में है, ठीक है, ओके। कोई मसला होगा, ज़रा ध्यान से सिर्फ रिक्वायरमेंट पढ़नी, कोई मसला होगा तो आपने मुझसे नॉर्मल क्लास के अंदर पूछ लेना है, मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद 11, 12, 13, 14 मैं करवाता हूँ, 15 से फिर होमवर्क करते हैं जी। 11वां, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लासिफाइड एज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अभी टिक ना करना, मैंने वो जो रिक्वायरमेंट है वो हटा दी, सीधा कर लिया। शेयर ऑप्शंस आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, नहीं, मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी। याद करें वो पहला लेक्चर, नहीं तो मैं याद कराता हूँ, जब हमने बेसिक थीम पढ़ा था। ये देखें, फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है, जो किसी एक की किताबों में फाइनेंशियल एसेट हो, दूसरे किताबों में फाइनेंशियल लायबिलिटी, या एक की किताबों में फाइनेंशियल एसेट हो और दूसरे किताबों में इक्विटी हो, ठीक है। तो शेयर ऑप्शन है ना बेटा, अभी शेयर ऑप्शन क्या होता है? शेयर ऑप्शन होता है आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप फ्यूचर में इस कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं, तो वो ऑप्शन टू परचेज शेयर्स होता है, शेयर्स तो नहीं है ना, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें ना, ये देखें, ये एग्जांपल्स लिखी हुई थी, इतनी सारी एग्जांपल्स हमने लिखी थी फाइनेंशियल एसेट की, तो शेयर ऑप्शन नहीं लिख सकते थे बीच में? क्या लिख लेते, क्योंकि शेयर ऑप्शन इज नॉट अ फाइनेंशियल एसेट। वो क्या होता है, या तो कैश होगा, शेयर ऑप्शन इज नॉट अ कैश, या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी है। भाई इक्विटी इंस्ट्रूमेंट नहीं है, अभी ऑप्शन टू परचेज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, अभी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट नहीं है दूसरी कंपनी का जिसका आपने खरीद रखा है, ठीक है। या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव, ये भी नहीं है। तो ये तीनों शर्तें इसमें पूरी नहीं हो रही। शेयर ऑप्शन नहीं है, फाइनेंशियल एसेट नहीं है, बल्कि इसको ठहरो शेयर, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसको इक्विटी कहा जा सकता है। इक्विटी ये मतलब इन्वेस्टमेंट तो कर दिए ना हमने, ये ऑप्शन मिल गया, हम शेयर्स खरीद तो लेंगे ना, ठीक है, इसको इक्विटी कह सकते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लासिफाइड एज, वो मैं नोट की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लासिफाइड एज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, शेयर ऑप्शन इज एन ऑप्शन टू बाय शेयर्स, लिख ले, ठीक है ना। तो ये क्या है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, पैसे देकर खरीदना पड़ता है, ये पैसे देकर खरीदा जाता है, ठीक है। फिर इनटेंजिबल, तो IAS 38 का इनटेंजिबल एसेट होता था, वो यहाँ पे कहाँ पे आ गया, वो तो फाइनेंशियल एसेट नहीं है। मैंने आपको कहा था पीपी इज नॉट अ फाइनेंशियल एसेट, पीपी बेचकर रिसीवेबल बनाया तो वो फाइनेंशियल एसेट है, ठीक है, तो ये नहीं है, ये तो इंटेंजिबल है। फिर ट्रेड रिसीवेबल, यस दिस इज अ फाइनेंशियल एसेट। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो इसका मतलब ये 3 हैं, ये एक नहीं है। अब उसने क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट, तो बी इज नॉट अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट में फाइनेंशियल एसेट भी आ जाता है, फाइनेंशियल लायबिलिटी भी आ जाता है, ठीक है। हैं बेटा छोड़ें बस, कुछ नहीं है, ठीक है, आप इसको छोड़ें। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू होल्ड, वो अब ये चीज़ आ गई ना बीच में, ठीक है, चलें छोड़ें। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वो गलती से लिखा हुआ है, छोड़े इसको, ठीक है। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू होल्ड अ डेट इंस्ट्रूमेंट एट अमोर्टाइज कॉस्ट, डेट इंस्ट्रूमेंट को अगर अमोर्टाइज कॉस्ट पे रखना है, मतलब होल्ड टिल मेच्योरिटी होगा ना, इन्वेस्टमेंट डिबेंचर्स। विच टू ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट मस्ट बी अप्लाइड, फेयर वैल्यू टेस्ट, हाँ, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट, यस, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेस्ट नहीं, इज नॉट, तो ये बी और डी, आसान आसान वाले भी होते हैं। 13वां, निकल लिमिटेड इज अनसर्टन ऑफ हाउ टू ट्रीट प्रोफेशनल फीस, ये क्या है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट ही है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट्स शुड प्रोफेशनल फी नॉट बी कैपिटलाइज, जरा इस तरह पढ़ लें, एज पार्ट ऑफ इनिशियल वैल्यू ऑफ एसेट। कब इनिशियल वैल्यू ऑफ एसेट के अंदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट आती है, एक्विजिशन ऑफ पेटेंट, एक्विजिशन ऑफ पेटेंट, प्रोफेशनल फीस को कैपिटलाइज करेंगे एज पार्ट, यस करेंगे, ये तो IAS 38 ने बताया होगा ना, या IAS 16 ने कहा हुआ था, याद है, परचेज प्राइस प्लस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चे, तो ये तो ऐड ही होता था। एक्विजिशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, हाँ हाँ, इसमें भी प्रोफेशनल फीस, कोई किसी लॉयर को आपने साथ मिलाया है, उसने आपके नाम शाम ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लगवाई, सारा कुछ किया, तो ऐड करेंगे। नेक्स्ट, एक्विजिशन ऑफ फेयर वैल्यू थ्रू OCI इन्वेस्टमेंट्स, हाँ इसमें भी करते थे, ये वो परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। एक्विजिशन ऑफ फेयर वैल्यू थ्रू PNL, नहीं इसमें नहीं करते थे। अब उसने क्या कहा हुआ है, किस में नहीं करना, तो डी में नहीं करना, ठीक है जी। मैंने सुना न्यूजीलैंड भी हार गया अफगानिस्तान से बहुत बुरी तरह, आपको नहीं पता। तो फिर इसी खुशी में 15 होमवर्क, 16, 17, 18, 19 ये सारे होमवर्क में, जब मर्जी कर लें। मैंने टर्म टेस्ट में से इसको वैसे ही निकाल दिया, ज़िंदगी आसान कर दी है। नहीं मैंने नहीं सारी बातें नहीं करते थे, नहीं करूँगा। चलें और बताएं। IAS 12 में मिक्सिंग ना 2 तरह से है, वो मैंने करवा दी है, तो अब फ़ायदा कोई नहीं है, वो अब आपके लिए एक आसान एडजस्टमेंट बन चुकी है। ऐसे थोड़ा ही होता है, कुछ मुश्किल होना चाहिए आपके लिए, अनएक्सपेक्टेड होना है कुछ। IFRS 8, IAS 41 भूले पड़े हैं आपको, मुझे लगता है कि इनमें से कोई अच्छा सवाल होना चाहिए, मज़ा आ जाए, हैं जैसे मज़ा ना आए तो पैसे वापस, ऐसे सवाल होने चाहिए। अच्छा जी, 17 कहा था होमवर्क में, नहीं कहा था तो आप कह रहा हूँ, ये इंशाल्लाह आप कर लेंगे बहुत आसानी से, बहुत बड़े बड़े सवाल आपने किए हुए हैं, आपको ये कोई मसला नहीं करेगा इंशाल्लाह। ये क्या है ये बता देता हूँ वैसे, ज़रा इधर देखो ना, एन इक्विटी एन एंटी एक्वायर्स 6% ₹1000, ये क्या है, कूपन रेट, और ये क्या है, फेस वैल्यू। ऐसे ज़रा थोड़ा सा, ये थोड़ा सा टफ लगा मुझे, ठीक है। और फाइनेंशियल एसेट, ये टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट है, ठीक है जी, ये इसकी फेस वैल्यू है, और ये एक्वायर किया है इस एंटिटी ने, मतलब इन्वेस्टमेंट इन डेट है, ठीक है, इतनी सी बात है। तो ये परचेज किया है, एक्वायर यानी परचेज, तो इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स है, ओके। तो ये सवाल आप कर लेंगे इंशाल्लाह। उन्होंने अमोर्टाइज कॉस्ट पे रखने का सोचा है, तो स्केड्यूल बना लेना, हो सकता है वो आपसे एक्सपेंस मांगे, हो सकता है आपसे वो क्लोजिंग बैलेंस मांग ले कि बैलेंस शीट में कितना होना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ना हमारी IFRS 9 में रहती है, मुझे एकदम से याद आ गया, एकदम से, बाकी तो सब हमने कर लिया है, वो अब नॉर्मल क्लास में मुझे याद कराना है। करंट नॉन करंट की बाइफर्केशन, फाइनेंशियल एसेट में करंट नॉन करंट की बाइफर्केशन हमने नहीं पढ़ी हुई,
किसी एमसीक्यू में आ गई तो फिर मुझे माफ़ कर देना, और मंडे को याद कराना, मैं पहले ये कराऊंगा जब कंसल्टेशन चल रही होती है या एंड पे, ठीक है ना। है 15 मिनट, 10 से 15 मिनट का काम है, बहुत आसान काम है। 3-4 सवाल एग्जाम्पल्स पढ़िए किताब के अंदर, जेन से निकल गया था, ठीक है। ये अब याद रखना है। कौन याद कराएगा मुझे, कौन याद कराएगा? 1 2 3 सारे हाथ खड़ा करें, क्योंकि सब ने भूल जाना। वो पहले होता था ना ऐसे, वो हमारी वो माएँ मासियाँ जो हैं, वो घर के अंदर जो वो दुपट्टे को बांध लिया, गिरा बांध लिया है जी, कि याद रहेगा। तो मेरी वालदा एक दिन बैठी कहती हैं, मैं गिरा लाई, मुझे याद नहीं आ रहा मैं क्यों लाई। मैं कहा ठीक है जी, हुण तुसीं रहन दो, गिरा ना लाया करो। होमवर्क कहा था 19 तक होमवर्क है, ठीक है। देखो ना, प्लैटिनियम लिमिटेड इश्यूज, डिबेंचर्स। अब ये अगर चुप है या नहीं है, चुप भी हो तो कौन सा मॉडल होता है इसमें? मोटाइज कॉस्ट। तो अब ये क्या मैं कराऊँ आपको एमसीक्यू, आखिरी एमसीक्यू बस करा देता हूँ आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? An investment in equity instrument of another entity cannot be classified subsequently measured to at amortized cost. सही है। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स में 2 ही मॉडल्स थे, FETPL, FEOTCI, FETOCI, ठीक है। ये मोटाइज कॉस्ट तो इसमें था ही नहीं, मोटाइज कॉस्ट तो डिवेंचर्स में आया था, डेट इंस्ट्रूमेंट्स में आया था। तो ये सही कह रहा है जी, ये करेक्ट है। एन इन्वेस्टमेंट इन डेट of another entity, investment debentures, cannot be classified as subsequently measured at FETOCI। नहीं हो सकता है, ये तो हो सकता है, बल्कि ये बाय डिफॉल्ट अगर इन्वेस्टमेंट होल्ड और मे सेल हो तो FETOCI में ही जाता था, तो ये गलत है। अब उसने क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट। नीचे जो ऑप्शन हो वो ले लेना, ठीक है। ये एमसीक्यूज। भाई कितनी देर लगी है जरा बताओ? ना कर यार, 15 मिनट का टारगेट था। पॉज करो जरा।